गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ईवी पॉलिसी शिफ्ट। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने अपनी ईवी पॉलिसी का फोकस कार्स से मूव करके ट्रक्स की तरफ कर दिया है और 500 करोड़ का पीएम ई ड्राइव सब्सिडी स्कीम लॉन्च किया है 5600 हैवी ड्यूटी ई ट्रक्स को, जो ट्रांसपोर्ट एमिशन है उसको कर्ब करने के लिए। तो इंडिया की अभी तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्ट्रेटजी तो है जो है वो फोर व्हीलर्स टू व्हीलर्स पर फोकस थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने फोकस जो है हैवी ड्यूटी व्हीकल्स की तरफ भी कर दिया है, जो कि सिर्फ 3% ऑफ इंडिया का व्हीकल फ्लीट है, लेकिन फिर भी 1/3 ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कार्बन एमिशंस को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये न्यू फोकस जो है 500 करोड़ की सब्सिडी जो है देने वाला है 5600 इलेक्ट्रिक ट्रक्स को पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंडर। तो ये टर्निंग पॉइंट कब आया? जब सितंबर 2024 में ये पीएम ई ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया गया। नीति आयोग ने ये शिफ्ट को रीइंफोर्स किया है। ईवी अडॉप्शन जो टू व्हीलर सेगमेंट में है वो 6% पहुंच चुका है। इलेक्ट्रिक कार्स में 2% है। अगर हम देखें फोर व्हीलर सेल्स में 2024 में, तो गवर्नमेंट ने कई इंसेंटिव्स दिए, टैक्स वेवर्स दिए, बैटरी कॉस्ट भी अब कम होने लगी है, सप्लाई चेन डेवलपमेंट भी जो है गवर्नमेंट कर रही है पीएलआई डेवलपमेंट पीएलआई स्कीम के अंडर। लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रिक कार सेल्स हैं वो इंडिया में स्लगिश ही रहती हैं। तो हाई अपफ्रंट कॉस्ट, रेंज की एंग्जाइटी, लो डेली यूज़ पैटर्न, ये सब जो है इसकी वजह से जो है ये अडॉप्शन कम ही रहती है। लार्ज कार जो 10 लाख से ऊपर की हैं वो भी सिर्फ 2% ऑफ द फ्लीट को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो हैवी ड्यूटी ट्रक्स जो हैं बैकबोन है इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। 34% जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के CO2 इमिशंस को ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और इलेक्ट्रिक ट्रक पेनिट्रेशन जो करंटली इंडिया में है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0.7% ही है। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है वो 9.6 लाख पर हैवी ड्यूटी ई ट्रक की जो है इंसेंटिव्स देगी, ताकि हाई कैपिटल कॉस्ट को ऑफसेट किया जा सके। स्पेशल एलोकेशन की जाएगी 1100 ट्रक्स की जो कि रजिस्टर्ड होंगे दिल्ली में। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने 10 हाई पोटेंशियल जीरो एमिशन ट्रकिंग राउट्स को भी आइडेंटिफाई किया है, जहां पर गवर्नमेंट फोकस करेगी। चाइना का एक्सपीरियंस हमें दिखाता है कि इलेक्ट्रीफाई करना फ्रेट जो है उससे काफ़ी जो है डिमांड ऑफ ऑयल आप उसको डिस्प्लेस कर सकते हो। इंडिया इसी सक्सेस को भी इंडिया में भी रेप्लिकेट करना चाहता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेरिट स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने मेरिट स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को अप्रूवल दे दिया है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटेक्निक्स जो सभी स्टेट्स और यूटीज़ में हैं उनमें इम्प्लीमेंट की जाएगी कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक के साथ। 4200 करोड़ का इसका बजट है, जिसमें 2100 करोड़ जो है वर्ल्ड बैंक एज लोन देगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि क्वालिटी, इक्विटी और गवर्नेंस जो टेक्निकल एजुकेशन में है उसे इम्प्रूव किया जाए। अब इसमें फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर्स होगा फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ एक सेंट्रल नोडल एजेंसी के थ्रू। और ये इनिशिएटिव एम्फोसाइज करेगा स्टूडेंट्स के स्किल को इम्प्रूव करने को, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इम्प्रूव हो सके। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर्स को। और 275 गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको इस सिलेक्ट करके सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत फोरकास्ट सिस्टम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने भारत फोरकास्ट सिस्टम के बारे में राज्यसभा को बताया है, जो कि एक इंडिजिनसली बिल्ट एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है। सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ आर्का और अरुणिका का यूज़ करते हुए रियल टाइम वेदर प्रोडिक्शन देने का ये मॉडल है। इसको डेवलप किया गया है ऑब्जेक्टिव के साथ कि फॉरकास्ट एट द क्लस्टर ऑफ पंचायत लेवल दिया जा सके, और 30% बेटर एक्यूरेसी के साथ जो है इसमें फॉरकास्ट खासकर जो कोर मानसून रीजन है वहाँ पर दिया जाता है। ये कैपेबल है जनरेट करने के लिए डिस्टिंक्ट फॉरकास्ट एवरी 6 किलोमीटर्स। ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है हमारे स्किल ऑफ प्रिडिक्टिंग कोर मानसून रीजन रेनफॉल। और फार्मर्स जो है वो इसकी हेल्प के थ्रू अपनी क्रॉप प्लानिंग कर सकते हैं, इरीगेशन, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रूल्स। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दिए हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रूल्स की पॉलिसी को, और विमेन को प्रायोरिटी दी जा रही है, और पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑफ डिसीज डोनर्स को भी प्रायोरिटी दी जा रही है अब। तो ये नोटो जो है आपका नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 10 पॉइंट एडवाइजरी निकाली है,
जिसमें प्रायोरिटी स्टेटस दिया जाएगा विमेन पेशेंट्स को, रिलेटिव्स को, डिसीज डोनर्स के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को वेट कर रहे हैं। तो इससे जेंडर इम्बैलेंसेस को भी हम एड्रेस करना चाहते हैं। तो ऑर्गन एलोकेशन जो है इंडिया में वो गवर्न होती हैं गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय नोटो। तो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, वेट टाइम कितना है ट्रांसप्लांट लिस्ट में, पैरामीटर्स को मैच करना। ठीक है, तो एलोकेशन सिस्टम इंश्योर करता है कि ऑर्गन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हों फेयरली और ट्रांसपेरेंटली। गोल रहता है कि बेस्ट मेडिकल आउटकम्स अचीव हो सकें। तो रिवाइज्ड गाइडलाइंस जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं एडिशनल पॉइंट्स एलोकेशन क्राइटेरिया में, विमेन पेशेंट्स के लिए नेशनल वेटिंग लिस्ट में, इमीडिएट रिलेटिव्स के लिए डिसीज डोनर्स के। ठीक है, तो इससे हम जेंडर डिस्पैरिटी को एड्रेस कर पाएंगे और डोनर फैमिलीज़ को प्रायोरिटाइज करके ये पॉलिसी एम करेगी कि इंक्रीज़ करें डिसीज ऑर्गन डोनेशंस को। ठीक है, तो नोटो जो है एक डिजिटल नेशनल रजिस्ट्री भी मेंटेन करता है डोनर्स की और रिसिपिएंट्स की। जो भी ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं वो मैंडेटरीली डेटा सबमिट करते हैं हर डोनर का और रेसिपिएंट का नेशनल रजिस्ट्री में। नॉन कंप्लायंस जो है उसकी वजह से जो है लीगल एक्शन हो सकता है अगेंस्ट हॉस्पिटल्स। तो एडवाइजरी में परमानेंट पोस्ट क्रिएट करने को भी कहा गया है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स की। ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर्स को सभी ट्रॉमा सेंटर्स में डेवलप करने को कहा गया है। मेडिकल कॉलेजेस को रिट्रीवल फैसिलिटीज़ डेवलप करने को कहा गया है और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स और एम्बुलेंस स्टाफ को भी ट्रेन करने को कहा गया है। तो जो ये न्यू एलोकेशन रूल्स हैं एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखा रहे हैं इंडिया के अप्रोच में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सोशल इक्विटी की कंसिडरेशंस को इंटीग्रेट करके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैच ग्रांट प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन जो है नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ मिलकर उन्होंने लॉन्च किया है कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज, जिसको कैच ग्रांट प्रोग्राम कहा जा रहा है। तो ये सपोर्ट करना चाहता है डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव एआई सॉल्यूशंस, ताकि इंडिया में कैंसर स्क्रीनिंग डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सपोर्ट हेल्थ केयर ऑपरेशंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये प्रोग्राम लगभग 50 लाख पर प्रोजेक्ट देगा सिलेक्टेड टीम्स को, जिसमें टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और क्लिनिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे। ग्रांट्स जो है वो को फंडेड होंगी इंडिया एआई और एनसीजी के साथ मिलकर। तो एआई सॉल्यूशंस जो है नेशनल कैंसर ग्रिड हॉस्पिटल नेटवर्क को देने का ये प्रोग्राम है। तो टोटल 10 प्रपोजल सिलेक्ट किए जाएंगे पायलटिंग के लिए। एप्लीकेंट्स जो है वो स्टार्टअप्स हो सकते हैं, हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनीज हो सकती हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। ठीक है, और सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट्स को 1 करोड़ तक की भी जो है ग्रांट मिल सकती है, जो कि इंडिया एआई भी जो है स्केल अप कर सकता है। तो इंडिया एआई क्या है, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंडर। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है ये इंडिया एआई मिशन की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शाइन इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने आईएससीएमआर के साथ मिलकर एक नेशन वाइड ओपन डे जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, शाइन इनिशिएटिव, जो कि बेसिकली एक नेशन वाइड स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम है। ये इनिशिएटिव एम करता है कि स्टूडेंट्स को इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड बायोमेडिकल रिसर्च इंट्रोड्यूस किया जा सके, आईसीएमआर के कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट किया जा सके, ताकि यंग लर्नर्स को करियर्स इन साइंस एंड पब्लिक हेल्थ परसू करने में मोटिवेट किया जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं FAO फूड प्राइस इंडेक्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो वर्ल्ड फूड कमोडिटी प्राइसेस थे जुलाई में, वो पिछले 2 साल के हाईएस्ट थे। तो FAO जो है उनका फूड प्राइस इंडेक्स बेसिकली मेजर करता है मंथली चेंज इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़ में। तो 5 कमोडिटी ग्रुप प्राइस इंडेक्सेस को ये फॉलो करता है, सीरियल, वेजिटेबल, डेयरी, मीट एंड शुगर। ठीक है, तो अब FAO है क्या, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स को लीड कर रही है डिफीट करने के लिए हंगर और इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी। तो गोल इसका है फूड सिक्योरिटी अचीव करना। 195 मेंबर्स इसमें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। इसकी सिस्टर बॉडीज़ हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 पोर्टल। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवांस रजिस्ट्रेशन पीरियड जो है उसको रिवाइज कर दिया है स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने लॉन्च किया था 2019 में, ताकि एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टील इंपोर्ट्स मिल सके। और ये पोर्टल जो है इसमें डेटा एंट्री सिस्टम बहुत रोबस्ट है,
ताकि कंसिस्टेंट और ऑथेंटिक डेटा दिया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लेप्चा ट्राइब। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है टेंडोंग लो रम फाट फेस्टिवल, जो ट्रेडिशनल नेचर वर्शिपिंग फेस्टिवल है लेप्चा ट्राइब का। अब लेप्चा ट्राइब एक इंडिजिनस ट्राइब है ईस्टर्न नेपाल, वेस्टर्न भूटान, सिक्किम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में। इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है सिक्किम में। ये सदर्न और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ माउंट कंचनजंगा को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या फिर ऑक्यूपाई करते हैं। ये जो है अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स थे सिक्किम के। ये लैंग्वेज बोलते हैं, उसका नाम है लेप्चा। ये एक काइंड ऑफ वैनिशिंग ट्राइब है जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। लेप्चास जो हैं वो वैसे तो नेचर वर्शिपर्स थे, बट धीरे धीरे इन्होंने बुद्धिज़्म एम्ब्रेस कर लिया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं खोरम शहर 5। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान ने डेवलप या प्रिपेयर कर लिया है फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खोरम शहर 5। खोरम शहर क्या है, ये 5 क्या है, इसकी ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर्स है। लगभग मैक 16 तक की इसकी रेंज है, स्पीड है। और ये हैवी वॉरहेड कैरी कर सकता है अप्रॉक्सीमेटली 2 टन्स का। ये एक ICBM है। ICBM क्या होते हैं? ICBMs बेसिकली 5500 किलोमीटर्स तक के जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और 20,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल कर सकते हैं। इक्विप होते हैं ये न्यूक्लियर वॉरहेड से। और ये मिसाइल्स जो है लॉन्च होते हैं अंडरग्राउंड सीलोज, मोबाइल लैंड लॉन्चर्स, सबमरीन से। इंडिया के पास अग्नि 5 जो है वो भी एक सॉलिड फ्यूल्ड ICBM है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डार्डनल स्ट्रेट। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टर्की ने रिसेंटली डार्डनल स्ट्रेट को क्लोज कर दिया है शिपिंग के लिए ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स इन द एरिया। डार्डनल स्ट्रेट जो है एक नैरो स्ट्रेट है नॉर्थ वेस्टर्न टर्की का, जो कि एजियन सी को सी ऑफ मरमरा के साथ कनेक्ट करता है। यूरोप को ये वेस्टर्न मोस्ट स्ट्रिप ऑफ एशिया माइनर के साथ सेपरेट करता है। तो ये स्ट्रेट जो है एंशिएंट सिटी ऑफ डार्डनस के नाम पर है। वन ऑफ द नैरोएस्ट स्ट्रेट है ये, जो कि इंटरनेशनल नेविगेशन में यूज़ किया जाता है। गलीपोली पेनिनसुला जो है वो वेस्टर्न साइड ऑफ डार्डनल स्ट्रेट में आता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is EV policy shift. This topic is important for our economy section. So India has shifted its EV policy focus from cars to trucks by launching the 500 crore rupees PM E-Drive subsidy for 5,600 heavy-duty e-trucks. Okay, so as to curb transport emissions. So this turning point came in September 2024 when PM E-Drive scheme was launched. Niti Aayog has reinforced this shift. And EV adoption in the two-wheeler segment has reached 6%. Electric cars account for 2% of total four-wheeler sales in 2024. So that's why government has now shifted its focus to electric trucks also. Despite government incentives, tax waivers, falling battery costs, and supply chain development under the PLI schemes, electric car sales in India remains sluggish. High upfront costs, range anxiety, low daily usage patterns are some of the problems. So even large cars over 10 lakh rupees make up just 2% of the fleet. But heavy duty trucks, they are the backbone of India's transport system. So they emit 34% of transport sector's CO2 emissions. Electric truck penetration is currently almost negligible, which is just about 0.7% in India. And under the PM E-Drive scheme, the Ministry of Heavy Industries is going to offer incentives of up to 9.6 lakh per heavy duty e-truck to offset high capital costs. A special allocation is being made for 1100 trucks registered in Delhi. In May 2025, Office of Principal Scientific Advisor has also identified 10 high potential zero emission trucking routes where the government will focus through this scheme. So China's experience demonstrates the potential of electrifying the freight, and they have been able to displace about 1 million barrels of oil demand per day with this change. And India now aims to replicate this impact. So the next topic is merit scheme. This topic is important for your governance section. Union Cabinet has approved the proposal for implementation of merit scheme, which is a central sector scheme which will be implemented in government engineering institutions and polytechnics in all states and UTs. This scheme has been formulated in collaboration with World Bank. The aim is to improve the quality, equity and governance in technical education. Total financial implication will be about 4,200 crore and external assistance will be about 2,100 crore from World Bank loans. So the facility of funds will be there to be transferred from central government to participating entities through a central nodal agency. The support will be provided through incubation and innovation centers. The aim is to enhance
student skills so as to employ their so as to improve their employability. They will be offered internship opportunities. Okay, an estimated 275 government or government aided technical institutions are going to benefit from this scheme. So the next topic is Bharat Forecast System. This topic is important for your governance section. So Union Minister of State for Science and Technology has informed the Rajya Sabha about the Bharat Forecast System, which is an indigenously built advanced weather forecasting system. Supercomputing facilities Arca and Arunika have enabled this model to use real-time weather prediction. This has been developed with the objective of generating forecasts at the cluster of panchayat levels. In research mode, it has demonstrated significant improvement in the rainfall forecast over the core monsoon region with 30% better accuracy. With the increase in horizontal resolution, this system is capable of generating distinct forecasts every 6 kilometers, and it will allow capturing of local weather features also. This will help farmers in crop planning, irrigation, and harvesting. So the next topic is new organ transplantation rules. This topic is important for your social issues and governance section. Union government has revised the organ transplant allocation policy, giving priority to women patients and relatives of deceased donors to address the gender disparity and boost durations. So, National Organ and Tissue Transplant Organization has issued this new 10-point advisory, giving priority status to women, patients, and relatives of deceased donors. And the aim is to, of course, address gender imbalances. Organ allocation is governed by guidelines formulated by NOTO, and these allocation criteria are based upon medical urgency, duration of wait time, matching parameters, special cases, geographical proximity. So, allocation system ensures that organs are distributed fairly and transparently with the goal of achieving the best medical outcomes. The revised guidelines introduce additional points in allocation criteria for women patients, immediate relatives, of deceased donors. So historically, women have had lower representation among organ transplant recipients, often due to socio-economic and cultural factors. By offering priority to donor families, the policy aims to increase deceased organ donations also. NOTO maintains a digital national registry of both donors and recipients. Uh, the advisory also calls for permanent posts for transplant coordinators, development of organ retrieval centers in all trauma centers, encouraging medical colleges to develop retrieval facilities in a phased manner, training emergency responders and ambulance staff. So these new allocation rules mark a significant shift in India's approach to organ transplantation by integrating social equity considerations into medical prioritization. So the next topic is Catch Grant Program. This topic is important for your social issues. So India AI Independent Business Division, in collaboration with National Cancer Grid, has announced the launch of Cancer AI and Technology Challenge, that is Catch Grant Program. The aim is to support the development and deployment of innovative artificial intelligence solutions to strengthen cancer screening, diagnostics, treatment support, and healthcare operations across India. This program will provide us up to this program will provide up to 50 lakh rupees per project to selected teams comprising technology innovators and clinical institutions. The grants will be co-funded by India AI and National Cancer Grid. The initiative is designed to catalyze piloted deployment of AI solutions within the National Cancer Grid hospital network. The successful pilot projects may also be eligible for an additional scale-up grant of up to 1 crore rupees facilitated by India AI. The challenge will also focus on high-impact categories. A total of up to 10 proposals will be selected for piloting under this project. Applicants may include startups, health technology companies, academic institutions, and public or private hospitals. What is AI? India AI. It is an independent business division under the Digital India Corporation. It is the implementation agency of the India AI mission. So the next topic is Shine Initiative. This topic is important for your governance section. So Department of Health Research and ICMR has organized a nationwide open day titled Shine Initiative, which is basically a nationwide student outreach program which aims to introduce students to the fields of health and biomedical research, even highlighting ICMR's contribution to national health, so as to motivate young learners to pursue careers in science and public health. So the next topic is FAO Food Price Index. This topic is important for your social issues. United Nations Food and Agriculture Organization has said that the world food commodity prices rose in July to their highest level in over 2 years.
So this food price index is a measure of monthly change in international prices of a basket of food commodities, and the average of five commodity group price indices are taken: cereal, vegetable, dairy, meat, and sugar. What is FAO? It is the specialized agency of UN which leads international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security. The goal is to achieve food security, and it consists of 195 members. Its sister bodies are World Food Programme and International Fund for Agriculture Development. So the next topic is Steel Import Monitoring System 2.0 portal. This topic is important for economy section. Recently, Government of India has revised the advanced registration period to apply for registration on the Steel Import Monitoring System 2.0 portal for import of all steel products except some items. So this portal was launched by Ministry of Steel in 2019. It provides advanced information about steel imports to both government as well as relevant stakeholders. This portal boasts of a robust data entry system so as to ensure consistent and authentic data to promote transparency and accountability. Okay. So the next topic is Lepcha tribe. This topic is important for your social issues. Sikkim has recently celebrated Tandong Lo Ram Fat Festival, which is a traditional nature worshipping festival of the primitive Lepcha tribe. They are indigenous people of eastern Nepal, western Bhutan, Sikkim, Darjeeling, state district of West Bengal. They are classified as a scheduled tribe in the state of Sikkim. They occupy the southern and eastern slopes of Mount Kanchenjunga. So they are thought to be the earliest inhabitants of Sikkim. They speak the language of Lepcha. They are a vanishing tribe with a dwindling population. Lepchas were originally nature worshippers, but they later on embraced Buddhism. So the next topic is Khorramshahr 5. This topic is important for your security section. Iran may have developed or prepared for testing its at first intercontinental ballistic missile Khorramshahr 5. It is said to have an operational range of 12,000 kilometers. Its speed has been reported to be Mach 16. It can carry a warhead of about 2 tons. What is an ICBM? ICBMs are powerful long range missiles which can travel up to uh, over 5,500 kilometers. They can fly at speeds faster than 20,000 kilometers per hour. They are equipped with nuclear warheads mostly. They can be launched from underground silos, mobile land launchers, submarines at sea. India has Agni 5 as a solid fueled ICBM. So the next topic is Dardanelles Strait. This topic is important for international relations. Turkey has recently closed the Dardanelles Strait to shipping traffic due to the forest fires in the area. So Dardanelles Strait is a narrow strait in northwestern Turkey connecting Aegean Sea and the Sea of Marmara. It also separates the continent of Europe from westernmost tip of Asia Minor. This strait is named after the ancient city of Dardanus. It is one of the narrowest straits used for international navigation. The Gallipoli Peninsula lies along the western side of the Dardanelles Strait. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.